ओके जी, ओके, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो क्लास क्लोज की थी, हमने सेक्शन 31 तक क्लोज की थी, यानी कि उसमें थोड़ी सी चीज़ें हम रिपीट कर लेते हैं, जिसमें आप नोट कर लें थोड़ा सा, क्योंकि हमने जनरली उसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आपने ये चीज़ें लाजमी करनी है उसमें से। सेक्शन 22 था डेप्रिसिएशन का। फिर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का हमने डिफरेंस देखा, दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बाद एक फर्स्ट ईयर इनिशियल अलाउंस होता है, वो सेक्शन 23 है। उसका जस्ट कंसेप्ट जो है वो आपके लिए इनफ है, और वो उसका क्रेडिट हमेशा आपको बता दूं कि पहले साल एक दफे मिलता है, हर साल नहीं होता। जिस साल जो चीज़ इंपोर्ट की जाए या फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लाई जाए, वो स्पेसिफिक है उसका। आपने फर्स्ट जो स्केड्यूल है उसमें उसके रेट्स भी चेक कर लेने हैं इनिशियल अलाउंस के। प्लस आपको बताता चलूं, इसके बाद हमने इंटेंजिबल्स देखे थे, जिनके ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज होती है। डिफरेंस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर आपने जी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो है, इनका कंसेप्ट जैसा आपको क्लियर होना चाहिए। ये सेक्शन 25 का सब सेक्शन 5 है, जिसमें प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का लिखा गया है। ये एसेट्स होते हैं, इनके ऊपर डिडक्शंस आपको अलाउड है। फिर जी आपने प्रॉफिट ऑन डेट्स जनरली पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है। जो सेक्शन 29 है बैड डेट्स का, ये आपने थॉरली स्टडी कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद बाकी इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, आज हमने जो स्टडी और फिर उसके बाद हमने जो एमसीक्यूज मैंने आपको शेयर किए थे, उसमें एक बड़ी मायूस कुन चीज़ है कि कोई आपकी पूरी ओवरऑल क्लास की तरफ से कोई प्रॉपरली फीडबैक नहीं आया था, जिससे लगा था कि स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ने में, या उनकी कोई इस लेवल पे क्वेरी नहीं है। जी, क्वेरी हो, लास्ट एमसीक्यूज जो थे उसमें क्वेरी। ओके, ठीक है जी। मैं ये हिना फयाज साहिबा हैं, इन्होंने क्वेरी की है कि इनको उसमें एमसीक्यूज नंबर 1 नहीं जो समझ आया, उसको मैं स्टडी करके और उसकी प्रूफ रीडिंग भी आपको समझा देता हूँ। रिमेनिंग जिस एमसीक्यूज की भी समझ नहीं आया, उसको भी आपने उसी तरीके से प्रूफ रीडिंग उसकी कर लेनी है। मैं अभी आपको टेस्ट ओपन करता हूँ। जी, अच्छा जी, मैं एमसीक्यूज नंबर 1 स्टडी रीड करने लगा हूँ। इफ अमाउंट ऑफ टोटल डिडक्शंस अलाउड एक्सीड द इनकम अंडर एनी हेड, इट शैल बी ट्रीटेड एज। अब आपको चीज यहाँ पे बता दूं कि ये एज इट इज किसी भी सेक्शन में ये नहीं लिखा हुआ है इस तरह। ये एक ओवरऑल जनरली कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बनाया, जो कि आपका सेक्शन 9, 10, 11 के ऊपर बेस्ड करता है। अब क्योंकि जो मेरा इससे पहले पेड सेशन चला था इनोवेटिव सीएसएस एकेडमी की तरफ से, उनकी फिजिकल क्लासेस में ये हमने इस बेस के ऊपर पूरा एक न्यूमेरिकल भी किया था। लेकिन जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस और अभी ये जो हमारा सेशन कंटिन्यू चल रहा है, इसमें हमने इस चीज़ का न्यूमेरिकल नहीं किया हुआ। ये एमसीक्यूज मैंने जानबूझ के डाला, ताकि आपकी जो चीज़ें मैं प्रॉपरली आपको नहीं करवा पा रहा इस सेशन में, वो आपकी कुछ क्लियर होती जाए। अब अगर आप लोग सेक्शन 9, 10, 11 को स्टडी करेंगे, उसमें से एक चीज मैं आपको बता देता हूँ जहां से ये बेस्ड करता है। मेरी इनकम टैक्स जो स्लाइड्स हैं सेक्शन 9, 10, 11 के ऊपर, उसमें एक मैंने फार्मूला दिया था। उस फार्मूला को अगर आप पढ़ें कि टोटल इनकम में से आप अगर जितनी भी टोटल इनकम क्या है, उसमें से आपने रिड्यूस क्या चीज करनी है, डिडक्टिबल अलाउंसेस। यानी कि आप ये चीज देखें कि अगर टोटल जो डिडक्शंस हैं वो आपकी इनकम में से ज्यादा हो जाएं, यानी कि आपके एक्सपेंसेस जो हैं, जो आपको डिडक्शंस अलाउड हैं, वो आपकी इनकम से ज्यादा हो जाएं, तो क्या होगा।
ये लॉस होता है। पहली जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन इसमें है वो लॉस है, उसके बाद मोस्ट सूटेबल ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड का है, उसके बाद डिडक्टेबल अलाउंसेस या ब्रॉड डाउन तो बनता ही नहीं है, ये दोनों ऑपोजिट साइड है। कैरी फॉरवर्ड भी आपको पता है कि सारे लॉसेस नहीं होते, ये आगे आगे हम पढ़ेंगे, और चंद एक लॉसेस होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, और हर हेड ऑफ इनकम के जो लॉस है उसको सेपरेटली देखा जाता है कि इस हेड का जो लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है या नहीं। अब कैरी फॉरवर्ड होने का मतलब यह है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, कि किसी साल में आपको लॉस हो गया, अब अगले साल वो लॉस, इस साल लॉस हुआ वो एडजस्ट नहीं हुआ, अब यही लॉस अगले साल की इनकम जो प्रॉफिट होगा उसके अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट टैक्स ईयर में। अच्छा, अब ये जनरल सा था कि आपकी जो डिडक्शंस हैं वो अगर आपकी इनकम से एक्सीड कर जाती हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, जनरल सी कॉमन सी बात है, वो रिजल्ट यही आएगा कि लॉस होगा आपको। तो ये टोटली बेस्ड करता है आपके चैप्टर 3 की एक थीम स्टडी है, या कंसेप्ट जो चैप्टर 3 का है उसके ऊपर बेस्ड करता है। अब मेरी जो फिजिकल क्लासेस थी उसमें मैंने इसके ऊपर प्रॉपरली एक न्यूमेरिकल करवाया हुआ था, तो इसलिए ये, क्योंकि मैंने सेम आपका जो टेस्ट है वो उस क्लास को भी शेयर किया था, उनका भी टेस्ट लिया और आपको भी शेयर कर दिया, ताकि आपका भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सेक्शन 9, 10, 11 आप मेरी जो स्लाइड्स हैं उनको दोबारा स्टडी कीजिएगा, उसमें एक फार्मूला दिया हुआ है उसको भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब सेक्शन 32 है जी, अकाउंट टैक्स अकाउंटिंग। अब अच्छा, यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी है कि मैंने आपको पहले डेप्रिसिएशन जब हमने पढ़ी थी तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन, इसका जो डिफरेंस है ये आपने सेक्शन 22 जो है उसमें मेंशन है, ये आपने नोट कर लें। टैक्स डेप्रिसिएशन वो होती है जो एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हो या एज पर ऑर्डिनेंस हो, और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वो होती है जो एज पर अकाउंटिंग रूल्स एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट के मुताबिक हो। थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होता है, रेट्स एक्स्ट्रा का डिफरेंस है, और बाकी भी कंसेप्चुअल इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के जो है कैलकुलेशन के मेथड मल्टीपल्स हैं, जबकि टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो कहता है ये आपने रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर कंसिडर करनी होती है, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो होता है वो ही यहाँ पे यूटिलाइज होता है। हर साल जो डेप्रिसिएशन हुई वो माइनस होते होते जो बैलेंस बचेगा उसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। अच्छा जी, मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है सेक्शन 32(1) जो है उसमें सिंपल सी बात है, 32 में है, इन केस ऑफ अ कंपनी ट्रांजैक्शन शेल अकाउंट फॉर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन अक्रूवल बेसिस। जो थर्ड सेक्शन 32 का सब सेक्शन 2 है जी, वो चीज मेंशन करता है कि अगर कोई कंपनी है तो वो जितनी भी अपनी ट्रांजैक्शंस हैं वो अक्रूवल बेसिस पे करेगी, वो कैश बेसिस पे कभी भी अपना अकाउंटिंग मेथड यूज नहीं करेगी। उसके बाद जी, कैश बेसिस और कैश अक्रूवल बेसिस के जितने भी रूल्स हैं वो बोर्ड प्रेस्क्राइब करता है। अगर किसी बंदे ने अपना अकाउंटिंग मेथड जो चेंज करना है तो वो रिटर्न में कमिश्नर अपील्स को, सॉरी कमिश्नर कह रहा हूँ, कमिश्नर अपील्स कह रहा हूँ, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को, जो उसका कंसर्न कमिश्नर बनता होगा उसको वो रिटर्न में अप्रूवल लेगा, उसके बाद कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी या एओपी जो है वो अपना अकाउंटिंग मेथड चेंज कर सकता है। फिर आगे जी सेक्शन 33 एंड 34 हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इसके ऊपर एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है। कैश बेसिस क्या होता है, एक्रूवल बेसिस क्या होता है। कैश बेसिस ये होता है कि जब आपने चीज रिसीव की और जब आपने एक्चुअल में कैश में ट्रांजैक्शन की। बेनिफिट लेने देने के मामलात बाद में है, जब आपने कैश का लेन देन हो रहा है उसी वक्त उसके ऊपर टैक्सेशन हो जाए तो। तो इसको आप स्टडी भी कर लीजिएगा, मजीद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अक्रूवल बेसिस होता है कि जब आपने बेनिफिट ले लिया, अब चाहे उसके पैसे दिए या नहीं दिए, और दूसरी साइड पे ये होता है कि आपने सर्विसेज दे दी, अब आपको वहां से अभी तक कैश मिली है या नहीं मिली, क्योंकि आपने सर्विसेज दे दी हैं तो अब वो आपकी उसमें ट्रांजैक्शन नोट कर दी जाएगी, यानी कि उसी साल में, जिस साल में आपने कोई बेनिफिट रिसीव कर लिया, अब उसके बदले चाहे आपने अभी पैसे दिए हैं या नहीं दिए, लेकिन और जिस साल में आपने कोई
बेनिफिट जो है कोई सर्विसेज दे दी हैं, अब उसके अगेंस्ट कैश आपको अभी मिली है या नहीं मिली, तो वो आपने रिसीव्ड, उसके ऊपर टैक्सेशन उसी साल में हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा मजीद। अच्छा, अब आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है सेक्शन 34(5)(a) में। वो इम्पॉर्टेंट चीज ये है जी कि जब भी आप कुछ कंपनी है या वेयर एनी पर्सन, मैं सेक्शन 5 जो है इसको, सब सेक्शन 5 जो है इसको स्टडी कर देता हूँ। वेयर अ पर्सन हैज बीन अलाउड अ डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड in driving income chargeable to tax under the head income from business, the person has not paid the liability or part of the liability to which the deduction relates within 3 years of the end of the in which the deduction was allowed. Unpaid amount of the shall be chargeable to tax under the income in the first tax year following end of the 3 years। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। मैंने पहले ये बड़ा क्लियरली पढ़ा दिया था। रिपीट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, मैं इसको दोबारा रिपीट करके आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। इसमें जो सेक्शन 34 का सब सेक्शन 5 एंड 5A है और 6, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। Where a person has been allowed a deduction for any expenditure incurred in driving income chargeable to tax under the head income from business, वो कहता है अक्रूवल, अकाउंटिंग का जो मेथड है वो अक्रूवल यूज हो रहा है, और किसी बंदे को डिडक्शन अलाउड कर दी गई है कि उसने कोई एक्सपेंडिचर उसने कर दिया है, एंड द पर्सन हैज नॉट पेड द लिबिलिटी, और उसने अपना जो एक्सपेंडिचर किया है उसकी अभी तक पैसे पे नहीं किए, क्योंकि अक्रूवल बेसिस चल रहा है, पैसे पे नहीं किए, तो फिर क्या होगा अगले 3 सालों के अंदर अंदर द अनपेड अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस इन द फर्स्ट टैक्स ईयर फॉलोइंग द एंड ऑफ द 3 years। ये कहते हैं जी आपका अक्रूवल बेसिस चल रहा है, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया, उसके पैसे आपने अभी तक पे नहीं किए, आपने पैसे पे नहीं किए, आपको अलाउ कर दिया गया कि आप अपना एक्सपेंडिचर जो है, देखना जी ऐसा हुआ कि आपने कोई बिजनेस चला रहे हैं, उस पे कोई रिपेयरिंग का एक्सपेंस हुआ, आपने रिपेयरिंग जो है वो करवा ली, सर्विसेज रिसीव करनी, पैसे नहीं दिए बंदे को, यानी कि आपकी लायबिलिटी बन गई। अब अगले 3 सालों तक आपने पैसे दिए ही नहीं है, एक्सपेंडिचर तो आपने क्लेम करके अपनी इनकम में से उसको रिड्यूस करके कम टैक्स दे दिया। देखिए इस एक्रूअल बेसिस का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा प्लीज। एक्रूअल बेसिस पे इम्पैक्ट ऐसे पड़ा कि आपने कोई एक्सपेंस करवा लिया, यानी कि कोई रिपेयरिंग करवा ली, पैसे नहीं दिए, फिर जब आपने एक्सपेंस इनकर किया उसको आपने अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस से माइनस कर लिया, इट्स मीन रिजल्टेंटली क्या हुआ, आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस कम हुई और उसके ऊपर आपने एफबीआर को कम टैक्स दिया। अब जब आपने उसके ऊपर कम टैक्स दिया हुआ है, अगले 3 सालों में अक्रूवल बेसिस आप यूज कर रहे हैं और आपने वो लायबिलिटी पे ही नहीं की, यानी कि जो जिस एक्सपेंडिचर का आज आप टैक्सेशन में बेनिफिट उठा रहे हैं, अगले 3 सालों में वो एक्सपेंडिचर, वो लायबिलिटी आपने इन एक्चुअल इन शेप ऑफ कैश पेड नहीं की, पे नहीं की, तो फिर क्या होगा, जो फोर्थ 1 ईयर आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड इन द फर्स्ट टैक्स ईयर फॉलोइंग एंड ऑफ द 3 years, उन 3 सालों के खत्म होने के बाद जो चौथा साल आएगा, उसके अंदर वो एक्सपेंडिचर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में शामिल करके उसके ऊपर टैक्सेशन की जाएगी, क्योंकि इन एक्चुअल में जिस चीज का आप बेनिफिट उठा चुके हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर एज ए राइट डाउन कर चुके हैं, वो एक्चुअल में आपने अब पेड नहीं किया, तो जनाब वो दोबारा ऐड बैक किया जाएगा आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में। यहाँ पे कोई किसी की कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा क्वेरी कर सकते हैं प्लीज। कोई क्वेरी हो जी किसी की प्लीज। चलिए नहीं आगे चलते हैं। अब सब सेक्शन है जी 5A। वेयर अ पर्सन हैज बीन अलाउड अ डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, यानी कि एक कंपनी है, वो ट्रेडिंग लायबिलिटी कोई उसकी है, उसके ऊपर उसको डिडक्शन अलाउड की गई है, एंड सर्च पर्सन हैज ड्राइव्ड एनी बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रेडिंग लायबिलिटीज, उसने कोई ट्रेडिंग उधार पे माल खरीदा, उधार पे माल खरीद के जनाब उसको आगे उसने बेच के उससे पैसे कमा भी लिए। द वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर टैक्स ईयर इन विच सच बेनिफिट इज रिसीव्ड। वो कहते हैं कि जनाब आपने उधार पे कोई ट्रेडिंग की, कारोबार किया, वहां से पैसा
उधार पे चीजें ली, स्टॉक खरीदा बी सपोज, उसको आगे बेच के आपने वहां से पैसे कमा लिए, तो वो जो बेनिफिट आपने अर्न किया है, जिस साल में वो आप अर्न करेंगे उस साल में वो बेनिफिट आपका चार्जेबल टू टैक्स है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसा इतनी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, सब सेक्शन 6 ये कहता है कि जो हमने ऊपर बात की है सब सेक्शन 5 वाली, वो ये कहता है कि जनाब अगर अब जो 3 सालों में आपने अपना एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट पैसे पे नहीं किए थे, लाइबिलिटी यानी कि पे नहीं की थी, तो फोर्थ वन ईयर में आके उसके ऊपर टैक्सेशन होगी। फिर फिफ्थ वन ईयर में आके वो दोबारा अगर वो लाइबिलिटी पे कर देता है तो अब दोबारा वो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है, उसको एज ए एक्सपेंडिचर दोबारा राइट डाउन कर सकता है। जी, यहाँ पे कोई किसी की कन्फ्यूजन हो तो प्लीज आप मुझे बता दें। अच्छा जी, स्टॉक एंड ट्रेड है जी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यूज के हवाले से, लेकिन इन स्लाइड्स में आप मैंने इसका फार्मूला भी दे दिया है आपको, ताकि इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें आप। सिंपल सी इसकी स्टडी है, अगर आप कर लें तो वेल एंड गुड। अदरवाइज इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपने स्टडी करना है जी, सब सेक्शन 7, वो आपने किसी सूरत भी नहीं छोड़ना। इसमें जो कंसेप्ट है अन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिफो, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, प्राइम कास्ट क्या होती है, स्टॉक एंड ट्रेड क्या होता है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है। ये जो कंसेप्ट है ये जनरली आप अंडरस्टैंड करने के इनको गूगल भी कर सकते हैं, और यहाँ से आपने इनको स्टडी लाजमी करना है, यहाँ से समटाइम एक आधा एमसीक्यूज लग जाता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, ये सिंपल बिजनेस जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हीं के बारे में, यहाँ पे नीचे इसके ऊपर आप सब सेक्शन जो 3 है, सेक्शन 36 का सब सेक्शन 3, इसको आपने स्टडी कर लेना है जी। आप इस स्लाइड्स में देखें, मैंने थोड़ा सा इसको जो सब सेक्शन 34, सेक्शन 35 का सब सेक्शन 5 एंड 6 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे टेबल बना दिया हुआ है, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है जी, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर कैश बेसिस होगी तो कॉस्ट मेथड कौन सा यूज होगा, प्राइम कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड। आप इन कंसेप्ट को पढ़ लीजिएगा, आपको ये समझ भी आ जाएगी, अदरवाइज इनको आप बेशक यहाँ पे रटा लगा सकते हैं जी। अक्रूवल बेसिस होगी तो कास्ट मेथड कौन सा यूज होगा, इसको आप बेशक रटा लगा रहे हैं, अदरवाइज इनके जैसे आप स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ भी आ जाएगी। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस की आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया है। ये थर्ड कैटेगरी एक इन्होंने मेंशन की हुई है, इसको भी आप देख लीजिएगा। वो कह रहा है कि जहां पे आपको पता ही ना चल रहा हो कि ये कैश बेसिस है या अक्रूवल बेसिस है, तो उसके फर्दरली आपने कौन से मेथड यूज करने हैं। जी, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, जस्ट इनका आपको जो सब सेक्शन 1 है, ये स्लाइड में इसकी इजीली इंटरप्रिटेशन मैंने की हुई है, या आप देख लीजिएगा। प्लस इसमें जो डेफिनेशन है इसका सब सेक्शन 3, ये आपने इसकी जस्ट डेफिनेशन जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं ये आपने देखनी। इसमें एक दो कंडीशंस हैं जो आपने लाजमी मेमोराइज करनी है, मैं आपको इनकी जो कंडीशंस हैं वो पढ़ के भी बता भी देता हूँ। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, installation or construction are in relation to each to perform to performance of related services which is not completed within tax year in which work under the contract commenced, other than a contract estimated to be completed within 6 months of the date। ये कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो जिस टैक्स ईयर में स्टार्ट किए जाएंगे उसी में कंप्लीट नहीं हो सकते, यानी कि एक टैक्स ईयर में जो भी काम कंप्लीट नहीं हो सकता वो क्या कंसिडर किया जाएगा, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज इनफ है यहाँ पे आपके एमसीक्यूज के हवाले से।
आगे जी आज हम कैपिटल गेन जो है इसको स्टडी करते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप कर लें, इतने तक मैं स्लाइड्स डाउनलोड कर लेता हूँ प्लीज। अच्छा जी ये स्लाइड्स, जी स्लाइड्स तो मैं शेयर कर देता हूँ, हर जितनी भी स्लाइड्स होती हैं एहसानुल्लाह साहब मैं हर क्लास के बाद शेयर कर देता हूँ जी। अच्छा जी, दूसरा हम काम ये आज ये भी मैं करूंगा कि नेक्स्ट जो कल क्लास होनी है उसकी स्लाइड्स आज ही इवनिंग में मिड नाइट से पहले पहले इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ताकि आप कल उसको थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लें, कुछ आपकी क्वेरीज हो। आपकी क्वेरीज जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगी क्लास का उतना मजा नहीं आता, या उतना अच्छा अच्छी तरह फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं बनती क्लास में पार्टिसिपेशन ना हो तो। ठीक है जी। अच्छा जी अब बात आ रही है जी कैपिटल एसेट, इसकी कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन जनरली आपको बता दूं, कैपिटल गेन होता है जब आप कोई कैपिटल एसेट सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर, जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं कि एक कैपिटल एसेट लाइक दैट कौन से हो सकते हैं। आपकी एक लैंड है जी कोई आपके डेप्रिसिएबल एसेट्स जितने भी हैं वो आपके सारे के सारे कैपिटल इसमें एसेट्स में आते हैं। जब उनको आप खरीदते हैं, फर्ज करें खरीदा आपने 5 रुपए का, 2 साल 3 साल बाद 4 5 साल बाद या कुछ भी टाइम इंटरवल के बाद आपने उसको बेचा, तो मैक्सिमम क्या होता है जी, ये 4 इयर्स अभी हमारा जो अब कह लें कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इसकी मैक्सिमम लिमिट है कि 4 साल के अंदर अंदर आपने बेचा तो उसके ऊपर गेन कंसिडर किया जाएगा, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी कैपिटल एसेट। अगर 4 साल के बाद आपने बेचा तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं होगा। अच्छा जी 37 सेक्शन 37 जो है ये कैपिटल गेन्स को डील करता है। अब कैपिटल एसेट जो है इनकी ये इधर लिस्ट मैंने दी हुई है, आप इसको स्टडी भी कर लीजिएगा। फिर बात हो रही है आप कैपिटल गेन की। जैसे एसेट आपने खरीदा जी 5 रुपए का, 2 साल बाद आपने उसको बेच दिया 7 रुपए का। अब ये जो 2 रुपए का इन प्रॉफिट आपको मिला है ये आपका कैपिटल गेन है। ये पहले आपने कैलकुलेट करना होता है सेक्शन 37 में कि इसका कैपिटल गेन है कितना। ये टाइम पीरियड के साथ, यानी कि 1 साल के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी उसी साल बेची तो उसका गेन और होगा, फिर दूसरे साल में बेची तो उसका और कैपिटल गेन होगा, तीसरे साल बेची, ये फार्मूला चेंज है। फिर उसी तरह आगे इसके हर साल के अंदर इसके रेट भी डिफरेंट है। तो इन चीजों में इतना आपने परेशान नहीं होना, ये एक टेबल ऑर्डिनेंस में भी दिया हुआ है, हो सकता है मेरी आगे वाली स्लाइड्स में भी टेबल दिया गया हो, आप यहाँ से भी मेमोराइज कर सकते हैं, ये आगे मैंने टेबल भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको मेमोराइज कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर बात जो इसका फार्मूला है जी वो सिंपल सा है कि अमाउंट A - B, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसका सिंपल जो फार्मूला है बड़ा सिंपल सा है, A - B। ए होता है कि जितनी अमाउंट पे आपने चीज बेची,
बी है कि जो इसकी कास्ट थी, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका गेन होगा, और उस गेन के ऊपर सेपरेट फिर टैक्सेशन होगी। फिर यहाँ पे जो चीज मेन डिपेंड करती है या वो आती है किस टैक्स ईयर में खरीदा और बेचा, कितने साल के बाद, होल्डिंग पीरियड कितना है। कैपिटल गेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होल्डिंग पीरियड है। ये नीचे इसके डिफरेंट कैटेगरीज के वाले से इसके जो फार्मूलेज हैं वो मेंशन किए गए हैं, आप इसको उस हवाले से मेमोराइज कर सकते हैं जी। स्लाइड्स पढ़िएगा, स्लाइड्स में कोई इस चीज समझ ना आई तो वो मैं आपको समझा दूंगा जी। 37 का 4A जो है जी वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि आपने ये चीज जो बेची है, ये अगर आपको गिफ्ट मिला हुआ था, इनहेरिटेंस थी, और क्योंकि वहां पे तो उसकी कास्ट जो होती है कि अमाउंट, परचेजिंग कास्ट होती है वो पता नहीं होती, क्योंकि वो आपको विरासत में मिला होता है, ये गिफ्ट मिला होता है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 37 का 4A सब सेक्शन है वो कहता है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू उसकी एसेट होगी जिस दिन वो आपको मिला था, उस दिन की जो मार्केट प्राइस होगी, फेयर मार्केट प्राइस, वो ही उसकी कॉस्ट कंसिडर की जाएगी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये थी। बाकी इसका आप थोड़ा बहुत जो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन है वो सब सेक्शन 5 में है, जो कि ऊपर पहली स्लाइड्स में मैंने दे दी है, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। कोई इशू आया तो मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा मजीद इसमें, प्लीज। 37A है जी, कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। ये वो वाली जिस तरह के स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस होता है, जो आपके ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनको और जितनी भी आपके शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये सारे आपके सिक्योरिटीज में आते हैं। उनका भी सेम फार्मूला है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है इनमें। जो सब सेक्शन 2 है उसको स्टडी कर लीजिएगा फर्दर, इसमें आगे स्टडी की इतनी खास जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है। सेक्शन 38 है जी, डिडक्शन ऑफ लॉस। कैपिटल गेन की सूरत में कैपिटल गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, कैपिटल लॉस भी हो सकता है। उसको आपने जनरली, बस सिंपल सी बात है, और इसमें कोई फार्मूला सेम है। जारी बात है, अगर कॉस्ट ज्यादा होगी और कंसिडरेशन कम रिसीव हुई तो फिर आपको कैपिटल लॉस होगा। इसका जो सब सेक्शन 5 है जी वो कहता है कि ये चंद चीजें हैं जिनके अंदर लॉस कंसिडर नहीं किया जाएगा, जिसमें आपकी ज्वेलरी आती है, पोस्टेज स्टैंप्स आती हैं, कॉइन आते हैं, एंटीक आता है, पेंटिंग, ड्राइंग और या आर्ट वर्किंग जो है, ये चीजें आती हैं। इनमें आपको कैपिटल लॉस नहीं हो सकता। सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 38, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप राइट डाउन कर लें प्लीज। अच्छा जी, यहाँ तक कोई किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप बता सकते हैं प्लीज। कोई किसी की क्वेरी है तो प्लीज यहाँ तक। सर ये जो आपने कहा कि 4 साल के बाद जो है वो कैपिटल गेन नहीं होगा, इसका क्या लॉजिक है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का भी जो सेक्शन 37 है उसका सब सेक्शन 3A कहता है जी, उसने एक टेबल दिया हुआ है। जब आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्टडी करेंगे, मैं बल्कि वो स्लाइड्स भी ओपन कर देता हूँ तो आपके आपको आसानी समझने में आसानी हो जाए। ये देखें जी। कैपिटल गेन जब आप स्टडी करते हैं, इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले होता है कि गेन कैलकुलेट कैसे करना है, गेन, फिर उस गेन के ऊपर टैक्स कितना आना है। अगर गेन होगा तो टैक्स होगा। ये टेबल आपको दिया गया है, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 37 का सब सेक्शन 33A है,
उसमें टेबल दिया हुआ एज इट इज, बुक में भी ऑर्डिनेंस में भी मौजूद है, ये जो आपको स्लाइड में शो रहा है। वो कहता है कि अगर होल्डिंग पीरियड ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, जिस साल खरीदी थी उसी साल बेच रहे हैं, तो ए का मतलब है जो सब सेक्शन 2 में उसने इसका फार्मूला दिया हुआ है, यानी कि उस फार्मूले से जितनी डिफरेंस आपको वो प्रॉफिट रिसीव हो, वो सारे का सारा गेन है और सारे का सारा टैक्सेबल है। इसी तरह फिर इसकी सीरियल नंबर 2 में वो कहता है कि जहां पे आपने एक साल तो बढ़ गया लेकिन अगले साल प्रॉपर्टी बेच दी, एक साल पूरा हो गया, होल्डिंग पीरियड एक साल है और नेक्स्ट ईयर में बेची, तो फिर जो आपका गेन था वो 3/4 कंसिडर होगा, यानी कि 2 रुपए मिले, उसको मल्टीप्लाई 3/4 करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो गेन होगा। जो क्वेश्चन आपका है ना कि होल्डिंग पीरियड 4 ईयर से अगर एक्सीड कर जाए तो फिर गेन नहीं होता, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चीज डाली गई है, लेकिन इसकी लॉजिक जो है कि ये क्यों ऐसा बनाया गया लॉ, उसकी रीजन है कि लोग मोस्टली ये प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे, प्रॉपर्टीज का बिजनेस करते थे, जो 1-2 साल होल्डिंग रखी और प्रॉपर्टी फिर बेच दी, खरीदी फिर बेच दी, तो उस चीज को क्योंकि वो उनका बिजनेस है, उनका बिजनेस है, जब वो बिजनेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो टैक्स देंगे। जो लोग 4 से 5 साल, ये कॉमन सेंस की मैं बात जनरली कर रहा हूँ, लॉ में कहीं भी लिखी हुई नहीं, लेकिन लॉ में तो एग्जैक्ट चीज होती है, क्योंकि लॉ में जो चीज बन जाती है उसकी लॉजिक कोई नहीं होती, लेकिन उसकी बैकअप पे कोई सेंस जरूर वर्किंग कर रही होती है जब भी कोई लॉ बनता है। तो वो सेंस यही बनती है कि जो एक रेजिडेंशियल लोग हैं, जैसे कि कोई आपने घर में रह रहे हैं, तो नॉर्मली वो इतनी जल्दी प्रॉपर्टी बेचते नहीं है, अगर उन्होंने खरीदा है घर बनाया वो इतनी जल्दी उसको नहीं बेचेंगे। मोस्टली ये बिजनेसमैन ही प्रॉपर्टीज का बिजनेस कर रहे होते हैं, आज खरीदी एक साल बाद बेच दी, क्योंकि प्रॉपर्टीज की प्राइसेस जो है आपको पता है ईयर वाइज जो है ना बड़ी इंक्रीज हो रही होती हैं। तो ये उन चीजों के लिए है कि जो लोग प्रॉपर्टीज का बिजनेस करते हैं वो इसके ऊपर टैक्स दें गवर्नमेंट को। जो 4 साल से ज्यादा जिनका होल्डिंग पीरियड है वहां पे गेन नहीं है और कैपिटल गेन का टैक्स नहीं है। तो इसकी कोई कंसेप्चुअल, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, लॉ है, बस एज इट इज इसको आपने रटा लगाना है या इसको मेमोराइज करना है। जी, और कोई कंफ्यूजन या किसी की कोई क्वेरी प्लीज। अच्छा जी, कल हम एक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अभी क्योंकि क्लास का टाइम जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, स्लाइड्स डाउनलोड नहीं है इनकम फ्रॉम बिजनेस अदर सोर्सेज की। हम इंशाल्लाह कल व्हाट्सएप ग्रुप में जो है क्लास अरेंज में कर लूंगा, हम कल वहाँ पे जो एग्जाम्पशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और उसके बाद एग्जाम्पशन के जो सेक्शंस हैं, यानी कि सेक्शन 655, तो कल इंशाल्लाह हमारी क्लास जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे होगी। मैं कोशिश करूंगा कि एक ऑडियो उसमें जो है जूम मोबाइल पे ही मैं अरेंज कर लूं, तो वहां पे जनरली मैं चीज़ें आपको जो कंसेप्ट हैं वो बता दूंगा प्लीज। अभी कोई किसी की क्वेरी है यहाँ पे वो आप रिपीट कर लें प्लीज। जी, कोई किसी की क्वेरी है प्लीज। जी एहसानुल्लाह साहब। जी एहसानुल्लाह सर साहब। ये जो फाइलर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो विदहोल्डिंग टैक्स जमा करवाना होता है, या विदहोल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स का ही पोर्शन है? इनकम टैक्स किसी ने जमा करवा लिया तो वो विदहोल्डिंग टैक्स भी जमा समझा जाता है? नहीं, फाइलर बनने की रिक्वायरमेंट सेपरेट है, विद होल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स का शेयर ही हिस्सा है। विद होल्डिंग टैक्सेस होते हैं कि जो जहां पे ट्रांजैक्शन हो रही होती है जिस डिपार्टमेंट में, उसने एडवांस में उस सेक्शन में टैक्स काट लेना होता है। अब विद रिटर्न जो टैक्स आता है वो सेपरेट होता है, विद होल्डिंग टैक्सेस सेपरेट होते हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ इनकम टैक्स ही होते हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस जितने भी होते हैं। विद होल्डिंग का सर मतलब इसमें तो थर्ड एग्जाम्पशन पार्टी, नहीं है ना? थर्ड पार्टी गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपका टैक्स काट रही होती है। अच्छा, विदहोल्डिंग का ये कंसेप्ट है। इसमें तो सर एग्जाम्पशन नहीं है विदहोल्डिंग टैक्स में? जी नहीं 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 नहीं, किसी किस्म की नहीं। एग्जाम्पशंस हैं भी बिजनेसमैन्स को, ये एग्जाम्पशन का आपको पूरा वो स्केड्यूल, सेकंड स्केड्यूल पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे विदहोल्डिंग टैक्सेस में ना एग्जाम्पशंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन बिजनेसमैन्स के लिए, इंडिविजुअल के लिए ऐसा ठीक चीज। है सर।
सर अगर विद होल्डिंग एजेंट जो है वो टैक्स नहीं काटता तो फिर उसके लिए सेक्शन क्या क्या 161 है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जिसमें फिर डिपार्टमेंट जो है वो उसको 100% लायबिलिटी चार्ज करता है। किसको करता है सर, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या विद जो होल्डिंग विद एजेंट, होल्डिंग?